नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वर्ग 1 में पूछी गई पेडागोजी को। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण पेपरों को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लें। अभी तक 17 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अभी इस वीडियो का क्रमांक है 18 और ये 18वां वीडियो है। इसमें भी हम PEV के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी MP टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल ये वर्ग 1 की पेडागोजी को डिस्कस नहीं करा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इस वजह से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। और अगर आप MP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि परीक्षा ऐप पर बेस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने, आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा संख्या में साइन इन किया हुआ है। और वहाँ पर आपका लगभग सही लेवल का अपन को पता चल जाता है वहाँ पर टेस्ट लगाने से। तो अगर आप परीक्षा ऐप पर टेस्ट लगाना चाहते हैं और परीक्षा ऐप के टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा APN50। इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 299 के जो आपके टेस्ट हैं 20 टेस्ट उपलब्ध होते हैं, ये आपको 149 में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, आप देख सकते हैं पेडागोजी है टॉपिक और ये PEV का रियल पेपर है। यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं की है, डायरेक्ट पेपर उठा के आपके सामने लाए हैं। जिनको अभी तक टाइम नहीं मिला है वर्ग 1 के पेपर देखने का, वर्ग 2 के बहुत सारे लोग देख चुके हैं लेकिन वर्ग 1 के नहीं देखे हैं, तो वो ये वीडियो देख लें सारे, उनको ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDF उपलब्ध है। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्लूम की वर्ग की के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं। बिल्कुल सबको पता है कि 3 हैं, कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। सामाजिक, भावात्मक, मनुवाहक। तो सामाजिक तो नहीं है। अगला है संज्ञानात्मक, है भावात्मक भी है और मनुवाहक। अगला है संज्ञानात्मक, भावात्मक मूल्यांकन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और मनुवाहक। तो सभी को पता है ब्लूम के संज्ञानात्मक है, इसमें भी संज्ञानात्मक है, इसमें भी है, और भावात्मक भी है, तो इसमें भी भावात्मक है, इसमें भी भावात्मक है। लेकिन जो अंतिम है वो आपका है कौन सा? मनुवाहक। कौन सा है? मनुवाहक। तो आपके जो 3 हैं वो कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुवाहक। इसके लिए थोड़ी सी डिटेल और आपको देंगे। जो ब्लूम की वर्ग की थी उसने संज्ञानात्मक विकास के लिए जो अपना दिया था, ये दिया था, इसने संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र उसने दिया था वो दिया था 1956 में। कब दिया था? 1956 में। किसने? ब्लूम ने। उसके बाद 2 मनोवैज्ञानिक आए, कौन कौन से? करथवाल और मसीहा। इन्होंने 1964 में एक और दिया, वो था कौन सा? भावात्मक। इसके बाद 1969 में एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था सिम्पसन, और इन्होंने जो है वो मनुवाहक दिया, जिसको बोलते हैं हम क्रियात्मक। तो याद रखना, 1956 में किसने दिया था? ब्लूम ने संज्ञानात्मक। 1964 में भावात्मक, किसने? करथवाल और मसीहा ने। और 1969 में सिम्पसन ने दिया था मनुवाहक, या जिसको बोलते हैं क्रियात्मक। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। और एक और छोटी सी बात कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं इसके 6 पक्ष होते हैं। BTET यानी बिहार टेट में 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने उपक्षेत्र या कितने भाग होते हैं, तो वो 6 होते हैं। अब उनको आप देख लेना डिटेल से, यहाँ पे बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुवाहक। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि शैक्षिक योजना निम्न से संबंधित है। जो शैक्षिक योजना है आपकी वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके लिए। नंबर 1, यह जांचना कि निर्धारित मानकों के अनुरूप जो है आपकी शैक्षिक योजना चल रही है या नहीं चल रही है। या फिर जो आपकी शैक्षिक योजना है वो है शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका चुनना। या फिर शिक्षकों की भर्ती, या फिर शिक्षकों के लगातार हस्तांतरण। तो जो शैक्षिक योजना है वो क्या है? तो शैक्षिक योजना के अंतर्गत आपका आएगा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका चुनना। दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन क्रमांक 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है थार्नडाइक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए, यहाँ पर कई लोग गलत करेंगे, कई लोग सही भी कर देंगे, लेकिन आपको बताना है। बताइए क्या होगा?
थार्नडाइक खासकर किसका सिद्धांत पूछ रहा है? थार्नडाइक का सिद्धांत पूछ रहा है। कौन सा सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? व्यवहारवाद के रूप में, व्यवहारिकतावाद के रूप में, संरचनावाद के रूप में या फिर संयोजनवाद के रूप में? तो आपको बता दें, थार्नडाइक ने 1913 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक दी थी। कौन सी पुस्तक? एनिमल इंटेलिजेंस। संस्कृत वर्ग 2 में पूछी गई है कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है। याद रखना, संस्कृत वर्ग 2 की पेडागोजी में पूछी गई थी कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है, जिसका जो संस्कृत विषय था उसके में पूछी गई थी। नहीं तो आप 30 नंबर की संस्कृत में देख लेना, नहीं, जिनका संस्कृत विषय था उनके में पूछी गई थी 15 नंबर की पेडागोजी के दौरान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था संयोजनवाद का सिद्धांत। कब दिया था? 1913 में। और थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था आपको बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो किससे संबंधित है? पावलोव से। प्रश्न कह रहा है कि पावलोव अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। पावलोव का जो सिद्धांत है वो किसकी मान्यता करता है कि जो प्राणी हैं, जीवित प्राणी, उसका जो आचरण है वो कैसा होता है? रचनात्मक, स्वैच्छिक, बौद्धिकतापूर्ण या फिर यांत्रिक? तो पावलोव मानते हैं कि जो प्राणी हैं उनका जो आचरण है वो कैसा होता है? यांत्रिक होता है, क्योंकि उन्होंने कुत्ते को संबंधित करके बताया था किससे? घंटी से अनुबंधित अनुक्रिया से। तो यहाँ पर इनके अनुसार, जो पावलोव के अनुसार, जो प्राणी का आचरण है वो कैसा होता है? यांत्रिक होता है। अच्छे से याद आप रख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर वाक्यांश का तात्पर्य है कि सभी छात्रों को। विकल्प पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, सीटेट 2016 या 2014, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ज्यों का त्यों आपको मिलेगा। एक भी अक्षर का परिवर्तन नहीं है। ये प्रश्न ज्यों का त्यों आपको सीटेट 2016 या फिर 14 में मिल जाएगा, आप देख लेना। इसलिए कहते हैं कि पुराने पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या है। जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर के लिए वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ के बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, फिर हम आपको राइट आंसर बताते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा से संदर्भ है कि समान शिक्षा अवसर का मतलब होता है कि जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र और धर्म पर ध्यान दिए बिना समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो, वो होता है समान शिक्षा अवसर। किसके अनुसार? प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि विशिष्ट तथ्यों के सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो आपके विशिष्ट तत्व हैं उनको सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रेरण, सृजन, विचलन या फिर कटौती? तो यहाँ पर हम कुछ संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे। तो विशिष्ट से सामान्य किस में जाते हैं? विशिष्ट कौन होते हैं? उदाहरण। और सामान्य कौन होते हैं? नियम। उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में जाते हैं? आप कहेंगे कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं किस विधि में? आगमन विधि में। किस विधि में? आगमन विधि में। और आगमन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं उसको इंडक्टिव मेथड। और यहाँ पर विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण पर पहुँचने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है इंडक्शन। इसलिए इंग्लिश में भी कभी कभी सही निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इंडक्शन यहाँ पे, प्रेरण यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 के लिए। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 7 कहता है, अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। जो अनुमानी विधि है वो किसके द्वारा अधिगम पर जोर देती है? करो और सीखो के द्वारा, समझ के द्वारा, हाव भाव के द्वारा या फिर भावनाओं के द्वारा? जो अनुमानी विधि है आपकी, अनुमानी विधि जो जोर देती है वो किस पर देती है? करो और सीखो, खोजो पर अधिक जोर देती है। कौन सी विधि? आपकी अनुमानी विधि। ये सारे प्रश्न जो हैं पीईबी के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आता हो, और नहीं आता हो तो कोई बात ही नहीं है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उन लोगों से अनुरोध है कृपया कर लें। आपके लिए बहुत बढ़िया क्लासें लाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छी क्लासें लाएंगे जो आपकी वर्ग 3 में बहुत कारगर साबित होंगी। अगला प्रश्न है आपका,
संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को बदलने संशोधित करने वाली प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है किसका, जीन पियाजे का, उनके अनुसार अपने संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको बदलने और संशोधित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, संयोजन के नाम से, ज्ञान का हस्तांतरण के नाम से, अनुभूति के नाम से, या फिर अनुमानों के नाम से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में संरचना बदलने को और उसको संशोधित करने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, एकोमोडेशन या फिर समायोजन कहलाती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, समायोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो इसे किस प्रकार संदर्भित किया जाता है। कोई विद्यार्थी है और वो एक ही परीक्षा कितनी बार दे रहा है, 2 बार दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उपरांत परीक्षा, परीक्षा पुनर्परीक्षा, दोहरी परीक्षा या फिर पश्च परीक्षा। तो जो विद्यार्थी है 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो उसे क्या कहेंगे, तो टेस्ट, रीटेस्ट यानी कि परीक्षा और फिर से दे रहा है उसी परीक्षा को तो उसको कहेंगे पुनर्परीक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका परीक्षा पुनर्परीक्षा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो उसको कहेंगे परीक्षा पुनर्परीक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने है। मूल पाठ्यक्रम में निम्न शामिल होते हैं। जो मूल पाठ्यक्रम है उसमें क्या शामिल होता है, प्रश्न आपने पढ़ लिया है। अब ऑप्शन आपके सामने ये रहे। शिक्षकों द्वारा तैयार इकाई और पाठ्य योजनाएं होती हैं किसमें, मूल पाठ्यक्रम में, या फिर स्कूल अधिकारियों द्वारा पेश किया गया विषय सम्मिलित होता है मूल पाठ्यक्रम में, या फिर अन्यत्र बच्चों द्वारा कुल अनुभव सम्मिलित होते हैं, या फिर स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव सम्मिलित होते हैं। तो जो आपका पाठ्यक्रम बनता है या मूल पाठ्यक्रम बनता है उसमें आपके स्कूल के द्वारा जो कार्य हैं, पूरा टोटल काम स्कूल के द्वारा है, सब कुछ सम्मिलित होता है कि बच्चों को कितने कालांश में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब परीक्षाएं आयोजित करनी है, क्या करना है, सब होता है। स्कूल कार्यक्रम के कुल अनुभव आपके मूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि इरिक इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कुल कितने चरण होते हैं। इरिक इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कितने चरण होते हैं। तो सभी को पता है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल घटिया है। साफ कहता हूँ लेकिन क्लियर कहता हूँ। तो यहाँ पर सभी को पता है कि इरिक इरिक्सन के जो विकास, मनोसामाजिक विकास के कुल चरण हैं वो कितने हैं, 8 चरण हैं। कितने चरण हैं, 8 चरण हैं। और पहला चरण जो है विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। और अंतिम चरण आपको बताना है कि कौन सा है, नीचे कमेंट करके। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलेंगे। 12 क्रमांक का प्रश्न कहता है कि संगोष्ठी या सिंपोजियम, जो संगोष्ठी है एक प्रकार का है, क्या है संगोष्ठी या सिंपोजियम एक प्रकार का है, क्या है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, चर्चा विधि है, या फिर केस स्टडी विधि है। तो संगोष्ठी या बैठ के आप जब चर्चाएं करते हैं तो वो कौन सी विधि हो जाती है, संगोष्ठी या बैठ के जब चर्चाएं करते हैं तो वो विधि किसके भाग है, चर्चा विधि का एक भाग है। संगोष्ठी यानी संघ के साथ बैठ के आप बातें करते हैं मौखिक रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, बैचलर, स्किनर, स्पीयरमैन या फिर गिलफोर्ड। तो सभी को पता है कि बुद्धि का द्विकारक कहें या द्विखंड कहें या द्वितत्व सिद्धांत कहें, वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था आपका स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा। और 2 कारक बताए थे इन्होंने, कौन कौन से बताए थे, एक बताया था सामान्य कारक जिसको बोलते हैं जनरल कारक, एक बोलते हैं विशिष्ट कारक जिसको बोलते हैं स्पेशल फैक्टर, और एक को बोलते हैं जनरल फैक्टर। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। जो जनरल फैक्टर है, जो सामान्य कारक है, ये आपका होता है जन्मजात। कैसा होता है, जन्मजात, मतलब आप सामान्य कारक जो है वो जन्म से ही लेकर आते हैं। और जो विशिष्ट कारक होता है वो आपके जन्म के बाद आप किस प्रकार के माहौल में रहते हैं, यानी उसके अनुसार, यानी सामान्य कारक के अनुसार आपके विशिष्ट कारक विकसित होते हैं। तो
अगर इस प्रश्न के अलावा अन्य प्रश्न आ जाए कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत में किसको अधिक जोर दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके सामान्य कारकों को, जो कि कैसे हैं, जन्मजात हैं। एक बात और यहाँ से आ सकती है कि द्विकारक सिद्धांत जो दिया था स्पीयरमैन ने, वो कब दिया था, तो ये दिया था आपका 1904 में। कब दिया था, 1904 में। इसके बाद एक प्रश्न और आ सकता है कि सभी सिद्धांतों की, बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव कौन सी है, तो स्किनर का, स्पीयरमैन का जो है वो द्विकारक सिद्धांत है। स्किनर नहीं, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, जो कि अन्य सिद्धांतों की नींव है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 14 है और स्मृति से भी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप स्मृति को भी एक बार पढ़ लेना अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। प्रश्न है आपका, अल्पकालिक स्मृति के लिए कौन सी स्मृति रणनीति सबसे अच्छी काम करती है। जो आपकी अल्पकालिक स्मृति है उसके लिए कौन सी स्मृति रणनीति है जो सबसे अच्छे तरीके से काम करती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, आपको बताना है। क्या हो गया भाई, 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे क्योंकि बार बार यहाँ पर क्लिक हो गया है, तो शायद हमारी फाइल जा चुकी है। माफ़ी चाहेंगे, मोबाइल के होम स्क्रीन बटन क्लिक हो गया था, इस वजह से PDF क्लोज हो गई थी। तो आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे प्रश्न क्रमांक 14 को। तो अल्पकालिक स्मृति के लिए कौन सी स्मृति रणनीति सबसे अच्छा काम करती है, जो कौन सी स्मृति रणनीति है जो सबसे अच्छी काम करती है किसके लिए, अल्पकालिक स्मृति के लिए। सम्मेलन, विस्तार, पूर्वाभ्यास या फिर व्यवस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है अल्पकालिक स्मृति के लिए आपको कौन सी अच्छी रणनीति काम करेगी। तो देखिए, अल्पकालिक स्मृति है उसको अगर आपको याद रखना है दीर्घ काल तक के लिए, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा या फिर रिहर्सल या पूर्वाभ्यास करना पड़ेगा अल्पकालीन स्मृति को लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो जो अल्पकालीन स्मृति है उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्वाभ्यास या फिर रिहर्सल करनी पड़ेगी। प्रश्न क्रमांक चलेंगे 15 की ओर, और प्रश्न क्रमांक 15 है वो कहता है आपका कि एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप में कौन से गुण होने चाहिए आप अभी बताएंगे। नंबर 1 संसाधन युक्त और सहभागी, नंबर 2 संसाधन युक्त और आक्रामक, नंबर 3 संसाधन युक्त और स्वेच्छाचारी, नंबर 4 संसाधन युक्त और प्रभुत्व रखने वाला। किस प्रकार का होना चाहिए एक शिक्षक को। जी हाँ, तो अब आक्रामक तो होंगे नहीं और स्वेच्छाचारी, भाई विद्यार्थियों की भी बात माननी है, प्रभुत्ववादी भी नहीं होना है। तो संसाधन युक्त होना है एक शिक्षक को, और कैसा होना है, सहभागी होना है। कैसा होना है, सहभागी। संसाधन युक्त के साथ होते हुए उनके विद्यार्थियों के अध्ययन में सहभागिता भी निभानी है। तो यहाँ पर एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए संसाधन युक्त और सहभागी। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 15 प्रश्न जो कि वर्ग 1 में पूछे गए थे, और ये पेडागोजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी अन्य किसी भी पुस्तक से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी से भी पूछ लें तो वो कहेंगे सबसे पहले आप ओल्ड पेपर देख लीजिए। क्या करिए, ओल्ड पेपर, मतलब ओल्ड पेपर से अच्छा कुछ नहीं है। तो आप इन वीडियो को देख चुके हैं, धन्यवाद। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, और नहीं देखना है तो आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य था आपको सलाह देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, अंतिम बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।